हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि ये पार्ट आपको पसंद आएगा। जूनी बेचारी अपने हस्बैंड का काफ़ी देर तक कर वेट करती करती सो जाती हैं, क्योंकि जूनी जानती हैं कि सोगजिन अक्सर ही शाम को घर आ जाया करता है। भले ही वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जितना भी टाइम स्पेंड करे, लेकिन वो आकर जूनी के साथ ही रूम में सोता है। इस वजह से जूनी वेट कर रही थी, लेकिन अभी तक सोगजिन नहीं आया था। इस वजह से जूनी सो चुकी थी। थोड़ी देर में ही सोगजिन आ जाता है। सोगजिन को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि जूनी अपने बेड पर सोई हुई है। इस वजह से वो जूनी को उठाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे आने से पहले ही सो गई हो। जूनी को जब पता चलता है कि वो सो चुकी थी तो उसे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, क्योंकि वो जानती है कि सोगजिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जूनी उसके आने से पहले ही सो जाए। जूनी सोगजिन से बहुत ज़्यादा डर रही थी। वो डरते ही ये आवाज़ में उसको सॉरी कहती है, लेकिन सोगजिन ये सॉरी एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी ही नहीं था। इस वजह से वो कहता है, आज पूरी रात तुम सोओगी नहीं। वो टेबल पर रखे हुए कुछ पेज ला के जूनी को पकड़ाता है और कहता है, इन पेपर पर लिखना शुरू करो कि तुम कभी भी मेरे आने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोओगी। जूनी लिखना स्टार्ट कर देती है। वो पेज बहुत ज़्यादा थे। सोगजिन कहता है, तुम्हें पूरी रात यही काम करना होगा। जूनी की आंखों से पानी गिर रहा था और वो पेन पकड़ के उन पे लिख रही थी। थोड़ी देर में ही जूनी का बेबी उठ जाता है और वो रोने लगता है, लेकिन सोगजिन उसको बेबी को टच तक नहीं करने देता है और कहता है, मैं अपने बेबी को खुद देख लूँगा। ये कहने के बाद सोगजिन बेबी का फीडर लेता है और उसको फीड करवाने लगता है और कहता है, तुम अपना काम करो। जूनी ना चाहते हुए भी अपना काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि जूनी जानती है कि इस टाइम बेबी को जूनी के पास होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत छोटा है और उसको अपनी मॉम की ज़रूरत है। लेकिन सोगजिन ने तो जूनी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। इस वजह से जूनी को बहुत बुरा लग रहा था। थोड़ी देर में ही सोगजिन बेबी को फिर से सुला देता है और सोगजिन को भी नींद आने लगती है। जूनी, जिसको नींद तो बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन वो सोगजिन से बहुत ज़्यादा डरती है। इस वजह से वो फुल नाइट लिखती ही रहती है। जब उसके पेज ख़त्म हो जाते हैं तो वो टेबल पे रखे हुए और पेज उठा लेती है, ताकि सोगजिन को वो डिस्टर्ब ना कर पाए। इस वजह से वो सोगजिन को बिल्कुल भी उठा के पूछती तक नहीं है कि क्या इन पेज पे ही लिखना है या उसको और लेने चाहिए। वो चुप कर कर और पेज ले लेती है। जैसे ही सुबह होती है, बेबी सोगजिन से पहले उठ गया था। वो उठ के रोना शुरू कर देता है, लेकिन जूनी की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो अपने बेबी को उठाकर चुप करा पाए, क्योंकि वो जानती है कि रात को सोगजिन ने उसको टच तक नहीं करने दिया था। अगर वो टच कर लेगी तो शायद सोगजिन इस पर गुस्सा करेगा। सोगजिन गुस्से में उठता है और कहता है, तुम अंधी हो, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं सो रहा हूँ, और तुमने बेबी को रुलाना शुरू कर दिया है ताकि मेरी नींद ख़राब हो पाए। जूनी अपनी आंखों से आंसुओं को साफ करती हुई कहती है, क्या मैं बेबी को उठाकर चुप करवा सकती हूँ। सोगजिन को रात के बारे में याद आता है। सोगजिन बिल्कुल खामोश हो चुका था, क्योंकि वो जान चुका था कि जूनी बहुत ज़्यादा थक चुकी होगी, क्योंकि उसने फुल नाइट उठी रही है और उठने के साथ साथ एक काम भी किया है। इस वजह से वो बिल्कुल खामोश था। जूनी फिर से सॉफ्ट सी आवाज़ में पूछती है, क्या मैं अपने बेबी को उठा सकती हूँ, उसको मेरी ज़रूरत है। देखो, अगर तुम्हें मुझे सज़ा देनी है तो बाद में दे लेना, पहले मैं अपने बेबी को फीड करवा लूँ। सोगजिन कहता है, ठीक है, करवा लो। ये कहने के बाद सोगजिन टॉवल लेता है, फ्रेश होने के लिए चला जाता है, क्योंकि सोगजिन जितना ही जूनी को हर्ट करता है, सोगजिन को खुद भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो जूनी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन वो नहीं चाहता कि जूनी कभी भी उससे दूर हो। इस वजह से वो जूनी के साथ हमेशा एक स्ट्रिक्ट बिहेवियर में ही रहता है। और साथ में सोगजिन थोड़ा साइको भी है। इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है कि जूनी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, बल्कि किसी और लड़के के साथ शादी करने का इरादा कर लिया था। दूसरी तरफ जेके मॉर्निंग में ही जल्दी से ही अपने ऑफिस के लिए चला गया था। वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब भी वो जिमिन और जिमिन के बीएफ के बारे में सोचता है। वो उनके बारे में ही सोच रहा था। उसके चेहरे पे पसीना था और आंखें गुस्से के साथ रेड हो चुकी थी। वो पेन को फिंगर में घुमाते हुए गुस्से के साथ कह रहा था, मैं चाहता हूँ या तो वो आकर मुझे मार दे ताकि मैं उन दोनों को एक साथ ना देख पाऊँ, या तो मुझे जाकर उसको मार देना चाहिए ताकि सच में मैं उन दोनों को एक साथ ना देख पाऊँ। जब भी मैं उन दोनों को एक साथ देखता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा बुज़दिल है। इतने ज़्यादा लोगों में तो नहीं मुझे मारने की कोशिश कर सकता। वो डर ही रहा होगा। मुझे स्कोल्ड को थोड़ा कम कर देना चाहिए ताकि वो पहले आकर मुझ पर हमला करने की कोशिश तो करे, बाद में देखूँगा और उसको भी ऊपर वाले के पास पहुँचा दूँगा। ये कहता हुआ जेके एक शख्स को इशारा करता है कि वो अंदर आए, और शख्स जैसे ही अंदर आता है तो
जेके उसको सिक्योरिटी के अरेंजमेंट को कम करने के लिए कहता है और कहता है कि गार्ड्स को भी कम कर दो और यहाँ के अरेंजमेंट को भी थोड़ा कम कर दो। वो शख्स बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हुए कहता है, नहीं सर, आप जानते हैं आपके बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये चीज़ का सोगजिन को पता चला तो सोगजिन सर हमें छोड़ेंगे नहीं। जेके कहता है, जितना कहा है उतना करो, मैं बाइक को खुद हैंडल कर लूँगा। वो शख्स ना चाहते हुए भी बाहर चला जाता है और जेके जैसे ही कहता है वो बिल्कुल वैसा ही कर देता है। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। दूसरी तरफ जिमिन का बॉयफ्रेंड को जब ये चीज़ का पता चलता है कि जेके ने सिक्योरिटी को कम कर दिया है, वो बहुत ज़्यादा खुश था और वो सोचता है कि वो जल्दी ही जेके पर हमला कर देगा। लेकिन वो ये सब सामने से नहीं कर सकता था, इस वजह से उसने जेके की कार में जाते हुए जेके पर हमला किया था, जहाँ पर सिंपल सिटी के लोग थे। वहाँ से जेके गुजर रहा था किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से। उसने वहाँ पर हमला किया था जेके को, जो बहुत ज़्यादा बुरा लगा था क्योंकि जेके नहीं चाहता था कि किसी भी बेचारे बेगुनाह इंसान को हार्म हो। लेकिन जिमिन के बॉयफ्रेंड ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया था क्योंकि वो जानता था कि जेके इस टाइम कोई भी ऐसे का काम नहीं करेगा जिससे दूसरों को हार्म हो। इस वजह से जेके को उसने बहुत ज़्यादा ज़ख्मी किया था। लेकिन जेके को मन ही मन में खुशी थी कि इस बुज़ुर्ग शख्स ने पहले हमला किया। अब जेके को किसी चीज़ का पछतावा नहीं रहेगा। जेके अब जितनी बेदर्दी से चाहे उसको मार सकता है। जैक्सन ने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की थी कि वो जेके की जान ले ले, लेकिन वो जेके को मारने में नाकामयाब रहता है क्योंकि जेके बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प कर चुका था। इस वजह से ये सिंपल सिटी के लोग उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इस वजह से वो जेके के लिए जान तक देने के लिए एग्री थे। इस वजह से वो जेके की जान को बिल्कुल भी नहीं जाने देते हैं। जेके को बचाने के चक्कर में कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, लेकिन वो जेके की जान को सेव कर लेते हैं। इस वजह से वो जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं और जेके बच जाता है। दूसरी तरफ टाइगी एक साथ थे। थियोंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि थियोंग जानती थी कि उसकी फैमिली उसको ढूंढ रही होगी और उसकी फैमिली तो बहुत ज़्यादा पुअर है, वो जाके भी कुछ नहीं कर सकती होगी। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। वो शुआ की तरफ देखती है और कहती है, मुझे अपने घर जाना है। शुआ कहता है, बस करो यार, जब से तुम्हें यहाँ पे लाया हूँ तब से तुम्हारी ये एक ही ज़िद सुन रहा हूँ, तुम्हें यहाँ से जाना है। देखो यहाँ किस चीज़ की कमी है, तुम्हारे लिए इतना प्यारा मैंशन है और तुम्हारी हर ज़रूरत की चीज़ यहाँ पे मौजूद है और इस घर में इतने ज़्यादा मेट हैं कि तुम्हें किसी काम के करने की ज़रूरत ही नहीं है और तुम्हारी हर ज़रूरत की चीज़ तुम्हारी मांगने से पहले ही मैं तुम्हें दे देता हूँ। फिर तुम क्यों यहाँ से जाना चाहती हो? क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं है? थियोंग घबराते ही कहती है कि वो अपनी फैमिली के पास जाना चाहती है। शुआ कहता है, शादी के बाद भी तो फैमिली छोड़नी है, तो ठीक है अभी छोड़ दो। वैसे भी तुम्हारी फैमिली की हर ज़रूरत की चीज़ मैं उनको दे दूँगा, उनके पूरे खर्चे उठाऊँगा, उनको कभी भी जॉब करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तुम ही सोचो, कोई भी सन इन लॉ इतना अच्छा नहीं तुम्हारे डैड को मिलेगा। थियोंग कहती है, मैं अपने डैड को मिलना चाहती हूँ। थियोंग ये कहते ही रो रही थी। शुआ कहता है, ओके ठीक है, अपना फेस क्लीन करो, मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से मिला दूँगा। तुम हमेशा रोकर मुझसे हर बात मनवा लेती हो, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, ये ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला है। तिरंगी ये सुनती ही जल्दी से बेड से उठती है और फ्रेश होकर बाहर आती है क्योंकि वो अपने मॉम डैड से मिलने के लिए एक्साइटेड थी। शुभ अपने प्रॉमिस के मुताबिक थियोंग को लेकर थियोंग के घर आ जाता है। थियोंग अपने मॉम डैड को हक करती है क्योंकि आखिरकार 2 दिन तक गैप थी। उसके मॉम डैड बार बार थियोंग से पूछ रहे थे कि थियोंग कहाँ पे थी। थे शुभा के सामने उनको कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, इस वजह से वो इशारा तो कर रही थी कि वो ना पूछे, लेकिन दूसरी तरफ शुगा को बहुत बुरा लग रहा था जैसे थियोंग ने अपने मॉम डैड को हक किया था। शुगा एक साइको है, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि थियोंग किसी को भी हक करे। उसको ये तक पसंद नहीं है कि कोई देख के हाथ को हाथ लगाए। यहाँ पे किसी ने देख को हक किया था, इस वजह से शुगा को खून खोल रहा था। वो गुस्से से अपनी राड आई से थियोंग की तरफ देख रहा था। थियोंग समझ चुकी थी कि शुगा को गुस्सा आ रहा है, इस वजह से वो जल्दी से अपने मॉम डैड से दूर हटती है और अपने रूम में चुप करके चली जाती है। शुगा भी उसके पीछे चला जाता है। हालांकि थियोंग का डैड बार बार शुगा से पूछ रहा था कि शुगा कौन है, क्योंकि उन्होंने पहली बार शुगा को देखा था, लेकिन शुगा उनको इग्नोर कर रहा था। उसका डैड शुगा का हाथ पकड़ता है। शुगा उसके डैड को दूर पुश करता है और कहता है, अपनी हद में रहो, पहले ही तुम बहुत ज़्यादा अपनी हद क्रॉस कर चुके हो। अगर मैं अपनी लिमिट क्रॉस करने पर आ गया तो तुम इस दुनिया में दिखोगे भी नहीं। ये कहने के बाद वो थियोंग के पीछे थियोंग के रूम में चला जाता है और दरवाज़ा बंद करता है और थियोंग को पकड़ के वाल के साथ पिन करता है और कहता है, ये क्या था? थियोंग कहती है, क्या हुआ?
मैंने क्या किया? शुआ कहता है, तुम तो बहुत इनोसेंट हो। चलो ठीक है, मैं अपनी इनोसेंट बेबी को बताता हूँ कि उसने क्या किया है। उसने इतने करीब क्यों अपने मॉम डैड को आने दिया, जबकि वो जानती हैं कि उसके होने वाले हब्बी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी उसके करीब आए। जॉन कहती है, तुम पागल हो चुके हो शुका, वो मेरे मॉम डैड हैं, उन्होंने मुझे पैदा किया है, मुझे छोटी से बड़ी होने तक हर काम उन्होंने ही मेरा किया है। तो अब तुम क्या चाहते हो कि मैं उनसे ये राइट छीन लूँ कि वो थोड़े से मेरे करीब आए, मुझसे प्यार करें। शुगा ये सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है, सिर्फ तुमसे प्यार मैं कर सकता हूँ, मेरे अलावा किसी को राइट नहीं है कि वो तुम्हारे करीब आए। क्यों कहती है, लेकिन तुम्हारे प्यार में और उनके प्यार में फ़र्क है। वो मुझे एज़ अ बेबी प्यार करते हैं क्योंकि मैं उनका बेबी हूँ, उन्होंने मुझे पैदा किया है। शुआ कहता है, बस मैं एक बात सुन कर अक चुका हूँ, किसी को भी कोई राइट नहीं है तुम पे सिर्फ मेरा राइट है। ऊपर वाले ने तुम्हें बनाया ही सिर्फ मेरे लिए है। आइंदा से कोई तुम्हारे करीब आया तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसकी जान ले लूँगा। मैंने खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि तुम्हें रोना पड़े, क्योंकि तुम मुझे रोती हुई बिल्कुल पसंद नहीं हो। लेकिन नेक्स्ट से ये हुआ तो मैं अपनी हर हद को क्रॉस कर दूँगा। ये कहने के बाद वो थियोंग को छोड़ देता है क्योंकि शुगा ने भी ये चीज़ नोटिस किया था कि उसने थियोंग को बहुत टाइटली हाथ पकड़कर उसको वाल के साथ पिन किया हुआ था। थियोंग की आंखों में पानी था और शुगा को कहती है, प्लीज़ अभी तुम यहाँ से जाओ, अभी आज के लिए इतना ही बहुत है, मैं इससे ज़्यादा कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। शुगा कहता है, क्या मतलब? थियोंग बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। शुगा उसको चुप कराने के लिए थोड़ा सा उसके करीब आता है, लेकिन थियोंग थोड़ी सी दूर हटती है और कहती है, प्लीज़ आज के लिए बहुत है, बाकी सुबह कर लेंगे यहीं से कंटिन्यू। थियोंग ये बात कह रही थी कि अगर तुम्हें मुझे रुलाना है तो सुबह यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, और शुगा ये बहुत अच्छे से समझ चुका था। शुगा को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो गुस्से से यहाँ से जा चुका था। थियोंग अपने रूम से बाहर आती है और अपने मॉम डैड को शुगा के बारे में सब बता देती हैं। थियोंग के मॉम डैड कहते हैं, अच्छा ये है शुगा। थियोंग ने अपने मॉम डैड को पहले भी शुगा के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने कभी भी शुगा को देखा नहीं था। ये फर्स्ट टाइम था जब उन्होंने शुगा को देखा था। थियोंग के पेरेंट्स कहते हैं, हम जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे। ये कहने के बाद वो थियोंग को इशारा करते हैं कि उन्होंने कपड़े बिल्कुल रेडी करके रखे हुए हैं। थियोंग जब बैग को देखती है तो थोड़ा सा मुस्कुराती है और माइंड में कहती है कि फाइनली मेरी शुगा से जान छूट जाएगी, मैं अपने मॉम डैड के साथ कहीं बहुत दूर चली जाऊंगी। ऐसे ही 1 वीक गुजर जाता है। थियोंग शुगा को बिल्कुल डाउट तक नहीं होने देती है कि वो दूर कहीं जा रही है शुगा को छोड़कर, और शुगा के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पीली रहा करती थी। शुगा को थोड़ा सा तो शौक था कि पहले थियोंग हमेशा ही शुगा से दूर जाने के बहाने ढूंढती है। इन दिनों में वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। शायद थियोंग को शुगा की मोहब्बत का एहसास हो चुका है, इस वजह से वो अब शुगा के साथ बहुत प्यार से रहा करती है। शुगा को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ जेके की भी तबीयत ठीक हो चुकी थी। अब वो अपने रूम में बैठा हुआ अपने माइंड में कहता है, अब मेरी बारी। वैसे भी मैं कभी भी किसी को तब तक हार्म नहीं करता जब तक कोई मुझे हार्म नहीं करता। अब जैक्सन ने मुझे हार्म कर लिया है, अब बदले की बारी आ चुकी है। ये कहता हुआ वो मुस्कुराकर अपने सेकंड हैंड की तरफ देखता है। सेकंड हैंड भी मुस्कुराने लगता है और कहता है, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे सारे काम कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। ये कहता हुआ वो मुस्कुराने लगा था। जेके कहता है, फिर देर किस चीज़ की है? जेके ये कहकर अपने बेड से उठ जाता है और जैक्सन के घर टाइम से ही चला जाता है। जेके ये गार्ड जैक्सन के सारे गार्ड्स को मार देते हैं और जेके जाता है और जैक्सन की तरफ गन पॉइंटेड करते हुए कहता है, सो तुम्हारी तरह बुज़दिल और काहिल नहीं हूँ जो पीछे से हमला करूँगा और तुम्हारी वीक पॉइंट पर आकर अटैक करूँगा। सामने से आया हूँ, अब बताओ क्या कहना चाहते हो? जैक्सन घबराता हुआ कहता है, तुम इतने गार्ड के साथ आए हो, ये भी काहिली है जेके। जेके मुस्कुराता है और कहता है, सच में क्या? जेके ये कहने के बाद उसकी टांग पर 2 बार शूट करता है और कहता है, तुम्हारी जान नहीं ले रहा, क्योंकि मैं काहिल नहीं सुनना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम एक बार फिर आओ मेरे मुकाबले पे और मैं तुम्हारी जान लूँ, और अब मैं बिना गार्ड्स के आके तुम्हें मारूँगा। ये कहता हुआ वो जिमिन के रूम की तरफ जाता है। जिमिन जो अपने रूम में थी, जिसका दरवाज़ा अंदर से जैक्सन ने बंद करवाया था,
जेके उसको कहता है दरवाज़ा ओपन करो। जिमिन दरवाज़ा बिल्कुल भी ओपन नहीं करती है क्योंकि वो जेके की आवाज़ को बहुत अच्छे से जानती थी। वो रूम में बैठी हुई रो रही थी और दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं ओपन कर रही थी। जेके दरवाजे को जल्दी ही तोड़ देता है और अंदर से जिमिन को लेते हुए वहाँ से चला जाता है। जेके जिमिन को लाकर अपने बेड पर फेंकता है और कहता है, अब से तुम्हारा यही घर है, यहीं तुम्हारा बेडरूम होगा और मैं तुम्हारा हस्बैंड होगा। हमारी जल्दी ही शादी होने वाली है, या मैं यूँ कहूँ हमारी रात को ही शादी होने वाली है, क्योंकि अब मुझे वेट नहीं हो रहा। जब मैं तुम्हें बोलूँ कि जल्दी होगी, मुझे अभी ही तुम्हारे साथ शादी करनी है। जेके ये कहने के बाद अपने रूम से नीचे आ जाता है। जिमिन ऊपर बैठी हुई रो रही थी और उसके रूम में कुछ और लोग थे जो जिमिन को शादी के एक से एक प्यारे गाउन दिखा रहे थे। जिमिन बस रोई जा रही थी। वो किसी भी गाउन को सेलेक्ट नहीं करती है। इस वजह से जल्दी से एक मेड आकर जेके को बताती है कि जिमिन मैम ने कोई भी गाउन पसंद नहीं किया है। जेके कहता है, जूनी भाभी से पूछ लें, जो गाउन उन सब में से खूबसूरत जूनी भाभी को लगे वहीं जिमिन को रात को पहना देना। ये कहने के बाद जेके अपने फ़ोन पर कुछ काम करने में बिज़ी हो जाता है। जूनी आकर जिमिन के लिए गाउन पसंद करती है और जिमिन के लिए हर एक चीज़ को पसंद करती है। वह जिमिन से बात करने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन जिमिन बहुत ज़्यादा रो रही थी। ऐसे ही रात हो जाती है। जिमिन की और जेके की शादी हो जाती है। शुगा बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो अपने भाई के करीब आता है और कहता है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपने भी शादी का इरादा कर लिया? मैं तो दूसरी भाभी को देखने के लिए तरस चुका था कि कौन सी मेरी सेकंड भाभी होगी। वैसे भी फर्स्ट भाभी जितनी खूबसूरत है, सेकंड भाभी भी इतनी ही खूबसूरत होनी चाहिए थी और आपने बिल्कुल वैसा ही किया। सेकंड भाभी भी उसके मुकाबले पे आई है। जेके कहता है, अब बारी है थर्ड की, देखते हैं वो तुम कैसे खिलाते हो। ये सुनते ही शुभम मुस्कुराने लगता है और कहता है, मेरी बेबी डॉल की तो बात ही मत करें। मेरी बेबी डॉल तो दुनिया में ओनली वन पीस है, उसके मुकाबले पे कोई भी नहीं आ सकती है। सोगजिन कहता है, इतनी खूबसूरत है तो हमें दिखाओ वो कौन है। शुका मुस्कुराते हुए अपने फ़ोन को निकालता है। जैसे ही वो फ़ोन ऑन करता है, वॉलपेपर पर ही थ्योंग और उसकी पिक थी। वो दिखाता है और कहता है, आप बताओ। जेके और सोगजिन को वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वो कहते हैं, सच में शुका तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, तुमने प्रूव किया है कि तुम हमारे भाई हो। दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं। वो तीनों ही आज बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। दूसरी तरफ जूनी अपने बेबी को उठाए हुए इनकी तरफ देख रही थी। वो सोगजिन को मुसलसल देख रही थी और माइंड में कहती है कि ये हंसते हुए कितने प्यारे लगते हैं, लेकिन जब भी वो मेरे साथ होते हैं तो कभी मुस्कुराते तक नहीं हैं, हर टाइम गुस्से में रहते हैं। क्या ये मेरे साथ थोड़े प्यार से नहीं रह सकते हैं? मैं हमेशा इनको देखना चाहती हूँ कि ये खुश रहें अपनी लाइफ में, लेकिन ये हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। जिनी जेके के करीब आती है और कहती है, जिमिन बहुत ज़्यादा थक चुकी होगी, तुम्हें जिमिन को लेकर रूम में जाना चाहिए। जेके मुस्कुराता है और कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जेके वहाँ से चला जाता है और जिमिन को लेकर अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ सोगजिन कहता है, थक तो मैं भी बहुत ज़्यादा गया हूँ, हमें भी अपने रूम में जाना चाहिए। वो ये कहता हुआ जूनी का हाथ पकड़कर अपना थोड़े से क्लोज करता है और उसके हाथों से बेबी को उठाता है और कहता है, चलो। वो दोनों भी अपने रूम में चले जाते हैं। शिवा कहता है, और मैं ठहरा सिंगल। मैं भी अपनी होने वाली वाइफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे दोनों भाई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं जो मेरी भाभियों को रेस्ट करने दें। आखिरकार वो बिल्कुल मेरी तरह हैं, ये गलती तो वो कभी भी नहीं करने देंगे। वो दोनों भाभियों को बहुत ज़्यादा तंग करने वाले हैं। शुगा ये मुस्कुराता हुआ अपने रूम में चला जाता है कि शुगा के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। शुगा उस मैसेज को पढ़ते ही बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि ये किसी और ने नहीं, शुगा के फ्रेंड ने मैसेज किया था और उसने मैसेज पे लिखा था कि भाभी अपने मॉम डैड के साथ कहीं पे जा रही है। शुगा को इतना गुस्सा आया था क्योंकि शुगा को बिल्कुल भी नहीं पता था, हालांकि थी कहीं पे भी जाए वो शुगा से इजाज़त लेके जाती है, लेकिन ये वो कहाँ पे जा रही थी जिससे उसने शुगा से भी इजाज़त नहीं ली थी, शुगा को बताया तक नहीं था। शुगा जल्दी से अपनी गन लेता है, उसको स्टार्ट करता है और गुस्से में बाहर आता है और ड्राइवर को कहता है, गाड़ी निकालो। जैसे ही ड्राइवर गाड़ी निकालता है, वो गाड़ी में आके बैठता है और अपने फ्रेंड के बताए हुए एड्रेस पर मिनटों में पहुंच जाता है। थियांग और थियांग के पेरेंट्स पब्लिक बस में ट्रैवल कर रहे थे। शुगा उनके बस के आगे अपनी कार को लाकर स्टॉप करता है, जिसकी वजह से बस रुक जाती है। वो गुस्से में अपनी कार से निकलता है और बस के अंदर एंटर होता है और थियांग का हाथ पकड़कर उसको खींचता हुआ बस के बाहर लेकर आता है। उसके पेरेंट्स भी उसके साथ आ जाते हैं। थियांग शुगा से अपना हाथ छुड़वाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन वो
बिल्कुल भी छुड़वा नहीं पाती है। वो थियोंग को अपने साथ कार में आगे बढ़ाता है और उसके पेरेंट्स को कार में पीछे बैठने का इशारा करता है। उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर चुके थे क्योंकि उन्होंने शुआ के हाथ में गन देखी थी। इस वजह से वो चुप करके पीछे बैठ जाते हैं। थियोंग जो शुआ से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इस कोशिश में नाकामयाब हो चुकी थी। शुआ उसको लेकर अपने फार्म हाउस की तरफ आता है। जैसे ही वो फार्म हाउस पे पहुँचते हैं तो थियोंग के पेरेंट्स को कहता है, यहाँ पर तुम लोगों को मेरी मेट रूम दिखा देगी, चुप करके उस रूम में चले जाना और ज़्यादा शोर करने की कोशिश मत करना। ये कहता हुआ थियोंग को उठाता है और अपने रूम में ज़बरदस्ती लेके चला जाता है। वो थियोंग के साथ बहुत रफली इंटीमेट होता है। थियोंग के पेरेंट्स जानते थे कि उनकी बेटी के साथ बहुत शुआ गलत कर रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके थे और वो ये भी जानते थे कि अगर उन्होंने गलती से शुआ को गुस्सा दिला दिया ये उनकी बेटी के लिए और उनके लिए हार्मफुल हो सकता था। इस वजह से ऐसी कोई हरकत नहीं करते हैं जिससे शुआ को गुस्सा आए। शुआ थियोंग के साथ बहुत रफली इंटीमेट होता है, लेकिन जैसे ही सुबह हो जाती है तो वो थियोंग के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है और थियोंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। थियोंग के पेरेंट्स थियोंग को उसके डाइनिंग टेबल पर देखकर बहुत ज़्यादा शौक थे। वो देखते हैं कि शुआ का हाथ पहले से ही कटा हुआ है और उस पर वाइट कलर की पट्टी लगी हुई है। वो थियोंग की तरफ देखते हैं। थियोंग बिल्कुल ठीक महसूस हो रही थी। इस वजह से उनकी जान में थोड़ी सी जान आती है। वो चारों मिलकर ही नाश्ता करते हैं, लेकिन कोई भी किसी के साथ कोई भी बात नहीं करता है। ओके बीटीएस तो आर्मी, अब आप मुझे इजाज़त दें। मैं होप करते हैं कि ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। आर्मी प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कर लें और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें।